शुक्रिया। हमने स्लाइड ऑलरेडी बदल दिया है। तो देखिए, हमने 5 जो बौद्धिक नियम हैं, असंग्रह, स्नेह, विद्या, सरलता, अभय, उसमें से स्नेह पर बात करी, सरलता पर बात करी, अभय पर बात करी, ठीक, और विद्या पर थोड़ी सी बात करी, थोड़ी सी बात करी। ज़्यादा डिटेल जिनको चाहिए हो वो किसी अध्ययन सत्र, सार सत्र को निकाल करके देख लें, ठीक है, वहाँ बहुत सारी डिटेलिंग मिल जाएगी, ठीक है। ये जो जी, वही कह रहा हूँ। देखिए, विद्या का मतलब इतना ही है, अस्तित्व की मूलभूत वास्तविकताओं के विवरण को ठीक ठीक समझ लेना और तर्क संगत ढंग से उसका स्वीकृत हो जाना, ये उसके शुरू होने की जगह है। अंतिम जगह जो है उसकी, वो ब्रह्मानुभूति है। यह सहअस्तित्व को साफ साफ अपने में अनुभव कर पाना है, उसके आधार पर अपनी पूरी जीवन क्रिया का व्यवस्थित हो जाना है। तो बहुत विस्तार नहीं कर रहा हूँ, उसको किसी सेशन में देखेंगे तो मिल जाएगा। जीवन का अमृत, तो शरीर का नश्वरत, व्यापक की नित्यता, व्यवहार कार्य के नियम, ये सब सामान्य रूप से आप देखिएगा तो विद्या की वस्तु है। नियम क्या है, न्याय क्या है, धर्म क्या है, सत्य क्या है, इसका जो विवरण है, ये विद्या की वस्तु है। जीवन ज्ञान, अस्तित्व दर्शन ज्ञान, मानवीयतापूर्ण आचरण ज्ञान, ये सब विद्या की वस्तु है। उसके साथ साथ आज की परिस्थिति में हम इस पूरे समझ को अप्लाई करके कैसे जिएंगे, ये जो विचाराभ्यास हम करते हैं, वो भी विद्या की ही वस्तु बनेगी। कि एक तो है कि जीवन क्या है, अस्तित्व क्या है, प्रकृति क्या है, मानव क्या है, ये हमने समझ लिया। फिर उसमें मानवीय आचरण का, मानवीय परिवार का, समाज का, व्यवस्था का स्वरूप क्या होगा, उसको हमने ठीक से समझ लिया। इसको समझने के बावजूद एक प्रश्न बचा रहता है कि जो आज की परिस्थिति है उसमें हम कैसे रास्ता निकालें। सोचना ही पड़ेगा, उस विचाराभ्यास को करना ही होगा। उसकी भी जगह देखेंगे तो विद्या ही है। बाकी इतने डिटेल के साथ आप स्लाइड देख लेना, उसमें थोड़ा और लिखा हुआ है, पर लॉजिक समझ में आया। हम अस्तित्व क्या है, प्रकृति क्या है, मानव क्या है, इसको देख रहे हैं। इसके आधार पर मानवीय आचरण क्या है, मानवीय परिवार क्या है, समाज क्या है, व्यवस्था का स्वरूप क्या है, इसको हम देख रहे हैं। फिर आज की जो परिस्थिति है अमानवीयता की, और जब हम अमानवीयता की परिस्थिति कहते हैं तो कोई 100% अमानवीयता की परिस्थिति नहीं होती, अमानवीयता मिश्रित परिस्थिति होती है, इतना ही है। तो इस परिस्थिति में अपने जीने का रास्ता कैसे निकालें, वो भी समाधान हर किसी को ढूंढना ही पड़ता है। ऊपर के प्रश्नों के उत्तर तो सीधा सीधा दर्शन की पुस्तकों से या रिकॉर्डिंग से या शिविरों से मिल जाते हैं। अस्तित्व क्या है, प्रकृति क्या है, मानव क्या है, मानवीय आचरण क्या है, मानवीय परिवार क्या है, समाज क्या है, व्यवस्था क्या है, ये उत्तर आपको मिलेंगे। अभी आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ। तो वो मिलेगा आपको विवरण। कितना नंबर है जी? 85, 85। बोर्ड दिख रहा हो तो आराम से देख सकते हैं। 85। तो ये जो है ना, अस्तित्व, प्रकृति, जीवन, मानव, मानवीय आचरण, इसकी स्पष्टता, मानवीय परिवार, समाज, व्यवस्था, परंपरा और उसमें स्वयं के भागीदारी की स्पष्टता, ये सारी क्लैरिटी तो आपको दर्शन को पढ़ के मिल जाएगी। ये जो सबसे नीचे वाला जगह है, आज की स्थिति परिस्थिति में स्वयं के जीने के स्वरूप की क्लैरिटी, ये तो दो ही तरह से सामान्य रूप से गाइडलाइन तो ऊपर से मिल जाते हैं, पर इसका जो विस्तार मिलता है ना,
वो दो ही तरह से मिलता है। या तो जो लोग आज की परिस्थिति में इसमें काम कर रहे हैं उनके एक्सपीरियंसेस से मिलता है, या अपनी स्वयं की कल्पनाशीलता का प्रयोग करके, प्रयोग व्यवहार करके देखना पड़ता है। और कैसे उत्तर मिलेगा? तो यही प्रश्न हो रहा था कि भाई 2000 का जो है हमारा बैटरी चोरी हो जाए तो क्या करें। ये उत्तर दर्शन में लिखा हुआ नहीं मिलेगा सीधा सीधा कि पुलिस में एफआईआर कराने जाएं कि ना जाएं, ठीक है। ये नहीं मिलेगा कि उसके लिए गार्ड वहाँ रखें कि नहीं रखें। ये नहीं मिलेगा कि बिजली की वायरिंग कराएं कि नहीं कराएं। ये नहीं मिलेगा कि उसके इंतज़ाम के लिए और क्या क्या कर सकते हैं। ये तो जो लोग पहले थोड़ा काम किए हैं और थोड़ा अपनी कल्पनाशीलता का प्रयोग करके, पर ये उपाय निकालना ज़रूरी है। ये उपाय नहीं निकालेंगे तो आज के दिन जी नहीं पाएंगे, हम कुंठित होंगे, जगह जगह जाके काली दीवार के सामने टकरा जाएंगे कि नहीं। समय होता तो जितनी भी बात करनी होती कर देते, बट मौलिक स्वीकृति के रूप में किसी तरह से भी देखिए, अस्तित्व के सहअस्तित्व पूर्वक होने को देख लीजिए, मूलभूत स्वीकृति है। अगर एग्जिस्टेंशियल जगह से ही देखिएगा तो, विवेक की जगह से देखिए तो जीवन का अमृत, शरीर का नश्वर। अमृत्व का मतलब है हमेशा बने रहना। कैसे पता चलता है? जीवन की क्रियाओं की निरंतरता को देखने के आधार पर। जीवन के अमर होने की स्वीकृति का आधार क्या है? जीवन की क्रियाओं की निरंतरता को स्वयं में देख पाना। शरीर या जड़ वस्तु के नश्वरत्व का आधार क्या है? उसमें परिवर्तनशीलता को, बदलाव को, चेंज को देख पाना। एक समय रहता है, एक समय के बाद नहीं रहता है। व्यापक की नित्यता का मतलब परिचय शिविर में आप लोग बहुत सुन चुके होंगे कि व्यापक वस्तु शून्य के रूप में, स्पेस के रूप में, खाली स्थान के रूप में हर देश काल में एक सा बना रहता है। एक सामान्य डिस्क्रिप्शन हमने व्यापक का दिया है, थोड़ा और देंगे, किसी दिन एक सेशन में लगाएंगे इस पर कि व्यापक को कैसे देखते हैं, लगाएंगे उस सेशन को। इसके आधार पर आगे देखिएगा तो व्यवहार कार्य के नियम, ठीक, उसको बढ़ाइएगा तो नियम, न्याय, धर्म, सत्य, इतने लेवल का विस्तार है। तो कुछ मूलभूत वास्तविकताओं को हम बेसिकली धीरे धीरे देखिएगा कि क्या करते हैं ना, तो इनमें से कुछ निश्चित बिंदुओं को हम एक तरह से एंकर की तरह फिक्स कर लेते हैं, जिसके स्मृति में आते ही जितनी सूचनाएं हमने पढ़ी हैं, सुनी हैं और समझी हैं, वो सब अर्थ रूप में एक साथ हमारे सामने आ जाती है। शब्द रूप में नहीं आती, अर्थ रूप में वो पूरा उभर आता है। आप किसी व्यक्ति को देखते हैं, आप हमको देखते हैं, हमको देखते हुए कोई ऐसा नहीं होगा कि पिछले 4 दिन में जो मैंने बोला है वो सब याद आ जाएगा, ठीक है। लेकिन हमारे बारे में जो भी इम्प्रेशन आपके अंदर बना है, अच्छा बना हो, खराब बना हो, ठीक है, पहले से जो सुन रखा हो, सब कुछ जोड़ करके मिला करके जो भी होता है ना, वो पूरा ऐसा उठाता है। आता है? नहीं आता? आता है। वही चीज़ यहाँ भी होती है। जीवन का अमृत्व कहने का मतलब यह है कि जीवन की निरंतरता, उसमें जागृति की या समाधान की आवश्यकता, ठीक है। शरीर से तुलना करके देखेंगे तो शरीर के नश्वर और जीवन के अमर होने के आधार पर जीवन की वरीयता, इसलिए जीवन में ज्ञान समाधान के लिए शरीर का साधन की तरह प्रयोग, ये जितनी सूचनाएं सब हम पढ़ रखे हैं, सुन रखे हैं और अपने में समझ रखे हैं जांच परख करके, वो सब एक साथ ऐसे उठ जाती है, सब एक साथ ऐसे अर्थ रूप में आ जाती है। तो विवेक के रूप में कुछ चीज़ों को एक एंकर की तरह, आधार की तरह फिक्स किए हैं, जिसके सपोर्ट से वो पूरा उठ जाता है। तो ये जो हम अलग अलग देख रहे हैं ना, मानव शुभ चाहता है, सही को समझना चाहता है, सही जीना चाहता है, ये सब को समेट के आप सहअस्तित्व के साथ सीधा देख सकते हैं।
ये सब को समेट के आप जीवन के अमृत के साथ सीधा देख सकते हैं। ठीक है, जुड़ना जरूरी है हमारे मानस में। एक बार वो तर्क संगत ढंग से एक जाल जुड़ जाता है पूरे का, कोई एक बिंदु से उठाइए ऐसा उठ जाता है कि नहीं? ये बात समझ में आती? विचार किया जाए। मैं तो कुछ बातों को कह के छोड़ दे रहा हूँ इसमें। अब आ जाते हैं हम असंग्रह पर। आता हूँ। असंग्रह देखेंगे ना तो निषेधात्मक भाषा है। ठीक, स्लाइड नंबर जी 76। कई सारी चीज़ें एक एक करके आपको ध्यान दिला देता हूँ। थोड़ा अध्ययन पर ही बात कर लेते हैं, अभ्यास फिर करेंगे। असंग्रह जो है ना, ये एक निषेधात्मक भाषा है। क्या नहीं करना है? संग्रह नहीं करना है। ठीक है, संग्रह नहीं करना है। करना क्या है? विधेयात्मक भाषा क्या है? समृद्धि को सुनिश्चित करना है। आवश्यकता से अधिक उत्पादन पूर्वक समृद्धि को सुनिश्चित करना है, प्रोस्पेरिटी को इंश्योर करना है। ठीक, तो भाषा दोनों तरह से कही जा सकती है, असंग्रह से भी, समृद्धि से भी। ठीक है, कौन सी भाषा कब प्रयोग की जाती है उसको अगर देखेंगे ना, ठीक है, तो उसका उत्तर ये होता है सामान्य रूप से कि जब समाज में लोगों को बहुत अभाव महसूस हो रहा हो किसी भी कारण से, चाहे भोग प्रवृत्ति बढ़ गई हो, चाहे सुविधाएं ही कम हो, जब अभाव महसूस होता है ना तो समृद्धि पर जोर देना होता है। सबको बहुत अभाव लग रहा हो, कमी लग रही हो, नहीं है ऐसा लग रहा हो, तो समृद्धि पर जोर देना पड़ता है। जब समाज में ऐसा लगता हो कि बहुत पैसा हो गया है, ठीक, घर सुविधाओं से भरा हुआ है और धक्के खा रहे हैं हम सुबह से शाम तक, तो असंग्रह को पहचानना पड़ता है। समाज का एक वर्ग ऐसा भी होता है जिनके माँ बाप बहुत सारा पैसा कमा देते हैं ना, तो बच्चों को सुविधा का कोई वैल्यू ही नहीं रह जाता है। ठीक है, कोई वैल्यू ही नहीं रह जाता है और इधर से उधर धक्के खाते फिरते हैं कि नहीं? देखें ऐसे लोगों को, देख सकते हैं, खुद में भी देख पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में असंग्रह पर ध्यान दिलाने से ध्यान जाता है कि क्या करना है। ठीक है, आशय दोनों का एक ही है, सदुपयोग करना है। चाहे असंग्रह की भाषा से बोलिए, समृद्धि की भाषा से बोलिए, तात्पर्य एक ही है, सदुपयोग, न कि भोग। सदुपयोग कहाँ करते हैं आप देखिएगा ना, तो एक स्वास्थ्य की जगह से करते हैं, एक सामाजिक जिम्मेदारी है कुछ हमारी, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, उत्पादन में, इन सब जगहों पे हम करते हैं। तो एक तो है कि परिवार में हम परिवार व्यवस्था में हर मानव का स्वास्थ्य ठीक रहे, हमारे हर संबंधी का, उसके लिए करते हैं। दूसरा है सामाजिक जिम्मेदारी, स्कूल के लिए, हॉस्पिटल के लिए, कॉलेज के लिए, जीवन विद्या शिविर के लिए, संस्थानों के लिए, जहाँ भी करिए उसको, वो सामाजिक भागीदारी है। तो पहली बात लिखा है सदुपयोग न कि भोग। दूसरा लिखा है, और ये क्रम हमने इस रूप में लिया है कि आज भले हम उत्पादन कर रहे हो चाहे नहीं कर रहे हो, धन हमको उत्पादन पूर्वक मिला हो कि परंपरा पूर्वक मिल गया हो, या किसी, जो हमारे सुनील भाई जी कहते रहते हैं, किसी सामाजिक डिजाइन के तहत योग संयोग से मिल गया हो, हम नियम पूर्वक उत्पादन कर रहे हैं चाहे नहीं कर रहे हैं, सदुपयोग तो कर सकते हैं कि नहीं? सदुपयोग की मनाही तो नहीं है। दूसरा जगह लिखा है वितरण। वितरण का मतलब होता है बिना प्रतिफल की अपेक्षा से दूसरे को देना, दूसरे की आवश्यकता को पहचान करके, जिसको सामान्य रूप से दान कहते हैं। दान, मुझे इसके लिए जो ज़्यादा अच्छा शब्द लगता है ना, वो समविभाग है या ऋण अदायगी है। ऋण को वापस करना, बता रहा हूँ, ये दोनों
भारतीय परंपरा के प्रचलित शब्द हैं। इसका मतलब यह है कि जब हम कोई उत्पादन करते हैं ना, तो उस उत्पादन में प्रकृति का, समाज का योगदान है ही। ऐसे ही ये जो धरती के संसाधन हैं, ये सिर्फ मनुष्य की संपत्ति है ऐसा नहीं है, इस पे पशु पक्षियों का भी अधिकार है ही। तो समविभाग का मतलब है उस हिस्से का बंटवारा कर पाना। अभी हमको लगता है कि जो हमने उत्पादन किया है वो सब मेरा है, ठीक है। अभी हमको लगता है कि हमने जो उत्पादन किया है वो सब मेरा है। थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो ये दिखेगा कि उस उत्पादन में क्यों लगता है मेरा है, क्योंकि लगता है सब मैंने किया है, मेरे से किया गया है। थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो ये दिखेगा कि एक बीज के बो करके फसल काटने तक में आपका योगदान बहुत थोड़ा है। 2 दिन खाद जुताई किए होंगे, थोड़ा बीज डाले होंगे, कुछ किए होंगे। एक बड़ा योगदान प्रकृति का है कि नहीं? ऐसे ही हम बीज बो रहे हैं, खाद डाल रहे हैं, ये सब तो कर रहे हैं, पर खाद बन के कहाँ से आया? या तो किसी दूसरे ने फैक्ट्री में बनाया होगा, आप रासायनिक खेती कर रहे हैं तब भी, नहीं तो गाय ने बनाया है गोबर के रूप, कि नहीं? तो ये दिखता है कि हमारे उत्पादन में हमारा भी रोल है, प्रकृति का भी रोल है, समाज का भी रोल है। और जो धरती का हमने एक हिस्सा बना लिया कि ये 2 एकड़ हमारा, उस क्षेत्र में रहने वाले पशु पक्षियों का हक होगा उस पे कि नहीं होगा? ये तो समझ में आता है ना। तो समविभाग का मतलब है उस हिस्से का समान रूप से विभाग कर पाना, वितरण कर पाना, यानी सबकी ज़रूरतों के हिसाब से वो सबको दे करके अपना यूज़ करते हैं ना, ठीक है। तो वो न्यायपूर्वक लेना है, नहीं तो शोषण है बाकी सबका, कि नहीं? कुछ लोग बता रहे थे शुरू में, गीता का जिनका भी बैकग्राउंड हो ना, गीता ऐसा जीने को कहती है, परस्पर पूरकता के साथ जीने को कहती है, यज्ञ पूर्वक जीना। और उसमें कहते हैं कि परस्पर जिनका जो ज़रूरत है उसको दिए बिना अगर हम प्रयोग कर रहे हैं तो चोरी है, चोरी है। जो जिनका हिस्सा है उनको दिए बिना अगर हम पहले यूज कर लेते हैं तो चोरी है, चोरी। हाँ, ऐसा ही कहते हैं। ऋण अदायगी का कंसेप्ट भी यही है, ठीक है। अभी क्या होता है जब हम दान, बता रहा हूँ, उत्तर देता हूँ, जब हम दान करते हैं ना तो हमको लगता है कि हमने कुछ किया है, उदारता के साथ दूसरे को कुछ दे रहे, ऐसा लगता है ना। एक अहंकार पैदा होता है कि मैंने कुछ किया है तुम्हारे लिए। जब सबके योगदान की दृष्टि से उसको देखते हैं ना तो समविभाग में समझ में आता है कि जो जिसका हिस्सा था वो मैंने उसको वापस किया और उसमें से अपना हिस्सा हमने लिया है, ठीक है। तो जिसका जो हिस्सा था, अब फिर तो हमको अध्ययन शिविर चलाना पड़ेगा जी क्योंकि मैं टाइम की क्राइसिस में ऐसे ही चल रहा हूँ। सारा दर्शन पढ़ लीजिए, जैसा समझ में आए वैसा निर्णय ले लीजिए, ठीक है। सारे दर्शन को पढ़ा जाए और जैसा समझ में आए वैसा निर्णय ले लिया जाए, ठीक है। क्योंकि अगर उसको करेंगे तो कुछ घंटे का कोर्स लगेगा, कुछ घंटे के बिना ये तय नहीं हो सकता। हर सवाल एक नए सवाल को जन्म देगा। क्यों भारत जी? 1 साल का शिविर है आप लगाओ 1 साल का, मैं तो कुछ घंटे में निपटा सकता हूँ। हाँ जी, तो समविभाग का मतलब है वो सबके हिस्से को लौटा पाना।
ऐसा सोचते हैं ना तो अहंकार नहीं पैदा होता है। इससे भी एक अच्छा टर्म है ऋण अदायगी का, कर्जा वापस करने का। उसका मतलब यह है कि हम जब किसी काम को करने के आज लायक हुए हैं तो माँ बाप ने बहुत कुछ हमारे लिए किया होगा, शिक्षा परंपरा ने हमारे लिए बहुत कुछ किया होगा, ठीक है। हम आज ट्रैक्टर से खेती कर ले रहे हैं, मोबाइल का यूज़ कर ले रहे हैं, उससे अपना बिजनेस चला ले रहे हैं। तो परंपरा में किसी ने मोबाइल बना के दिया है, ट्रैक्टर की टेक्नोलॉजी को विकसित किया है। ट्रैक्टर प्रकृति से आ रहा है, मोबाइल प्रकृति से आ रहा है। इस जगह से देखेंगे ना तो बहुत सारों का ऋण दिखाई देगा, माता पिता का ऋण, गुरु का, प्रकृति का, दिखेगा ना जी। तो जब कर्जा वापस कर रहे हैं ना, जो हमारे ऊपर 20 साल, 15 साल, 18 साल, 30 साल किसी ने इन्वेस्ट किया है, और अभी भी वो संसाधन हम प्रकृति से ही ले करके बना रहे हैं, ये जो कर्ज दिखना शुरू होता है ना अपने ऊपर, तो कर्जा वापस करने में किसी भी अहंकार की संभावना नहीं। कीमत के रूप में आप चाहे कुछ भी दे दें, ये समझना जरूरी है कि अगर किसी ने ट्रैक्टर की टेक्नोलॉजी विकसित नहीं की होती तो हमको नहीं मिलता। वही, ये तो ठीक है 2 लाख 5 लाख कीमत का हमने डिजाइन तो बना लिया है, कितना भी कीमत ले ले, बट उसने जो काम किया है वो कंट्रीब्यूशन तो है ही, प्रकृति का तो कंट्रीब्यूशन है ही। उस बेचारी प्रकृति ने तो कुछ भी आपसे नहीं लिया है वापस, ठीक। उसको रिटर्न में कुछ करेंगे कि नहीं करेंगे। तो इस दृष्टि से जब देखते हैं ना, तो ऋण अदायगी के रूप में जब चीज़ों को देखते हैं, जो ऋण इन्वेस्टमेंट है हमारे ऊपर, उसको वापस करने के रूप में देखते हैं। तो आपने 100 रुपया हमको दिया था और मैं आपको 2 साल बाद वापस कर दूं, तो मुझे कोई अहंकार नहीं हो सकता कि मैंने कुछ दिया है, बल्कि कृतज्ञता होगी कि 2 साल आपके सहयोग से मैं जी लिया, अब आप वापस ले लो, कि नहीं। तो ये हमको ज़्यादा सटीक शब्द लगता है, तो इसलिए लिखा है हमने वितरण न कि संग्रह। कैसे इन सब को तय करेंगे, उसके लिए पढ़ते रहा जाए दर्शन को, सूचनाओं को, शास्त्रों को, चर्चाओं को, वही उसका तरीका है, सोचते रहा जाए। आपने सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ है जो सदुपयोग है ना, सदुपयोग को अगर हम साध लेते हैं और उसके बाद जो बचा हुआ वो अगर वितरण में चला जाता है तो इतना गणित की ज़रूरत ही नहीं है। बढ़िया, अगली बात कह रहा हूँ मैं, ये पहला 2 देखेंगे ना, सदुपयोग और वितरण, ये दोनों का संभावना हम सब के पास है। किसी भी जगह पर हम काम कर रहे हों, किसी भी तरीके से उत्पादन के काम को कर रहे हों, चाहे मैनेजमेंट के काम को कर रहे हों, चाहे किसी विधि से संसाधन हमारे पास आ जा रहा हो, ये 2 की पॉसिबिलिटी हम सब के पास, हम सब के पास, एक सदुपयोग की, दूसरा वितरण की। उत्पादन की पॉसिबिलिटी हो सकता है हम में से कुछ लोगों के पास हो, कुछ लोगों के पास नहीं हो, ये तो पॉसिबल है। नहीं, कोई कहेगा हमारे पास खेत नहीं है, कैसे खेती करें, कोई कहेगा फैक्ट्री नहीं है, कैसे काम करें, ये तो पॉसिबिलिटी है। लेकिन पहले 2 की संभावना तो हम में से हर आदमी के पास है। और मैं जब आज के दिन समाज की समस्याओं को देखता हूँ, क्या कारण है, इस सेशन में सबकी खांसी बहुत बढ़ गई है जी। कुछ तो हुआ है मुझे। चाय से तो खांसी नहीं होनी चाहिए, बाहर रहने के कारण हो सकता है खांसी हो गई हो।
जरूरी है, शाम को पिला देना चाहिए। अचानक से मैं देख रहा हूँ पिछले 15 मिनट से कई लोगों की खांसी बढ़ गई है। मुझे लग रहा है मेरा नंबर तो नहीं आ रहा। थोड़ा 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 हमको टाइम दीजिए। देखिए क्या है ना, सदुपयोग और वितरण ये दो करने की संभावना हम में से हर आदमी के पास है। उत्पादन की नहीं हो सकती है, धन किसी भी विधि से आ रहा हो सकता है। ठीक है, मुझे लगता है अगर पहला दो चीज़ ठीक से होने लगे ना, सदुपयोग और वितरण, तो धन से जुड़ा हुआ भी, अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ भी 99% प्रॉब्लम आज के दिन सॉल्व हो सकता है। ये मानसिकता आदमी में कैसे विकसित होगी, होगी कि नहीं होगी, ये एक खुला प्रश्न है जी। हम सबको उस पर सोचना चाहिए, काम करना चाहिए। ठीक है, कितने दिन में होगी, अल्टीमेटली होगी ये तो समझ में आता है, क्योंकि हर मानव सही को समझना चाहता है, सही को जीना चाहता है, अपना सुख चाहता है, हमारा सुख चाहता है। हम कैसे उस योग्यता को विकसित कर सकें कि हर आदमी को ये बात दिखा सके। छोड़ दीजिए उत्पादन को, जैसा भी हो रहा है, जिस विधि से भी हो रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसको ठीक नहीं करें, लेकिन अभी जैसा भी हो रहा हो, जिस विधि से भी हो रहा हो, अगर सदुपयोग और वितरण ये दो चीज़ की मानसिकता हमारी बन जाए तो संसार की 99% से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। क्यों भारत जी, सहमत? बढ़िया। अब देखिए अर्थव्यवस्था में हमारी आपकी सहमति तो बन गई 99% की। भैया एक मिनट प्रश्नों को थोड़ा सा रोकते हैं, सुनेंगे आपको। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और आवश्यकता पहचानने के लिए सदुपयोग समझना जरूरी है। सदुपयोग नहीं समझेंगे ना तो आवश्यकता नहीं पहचान में आएगी। सदुपयोग को समझते ही आवश्यकता पहचान में आने लगती है। इसीलिए हमने कंट्रास्ट भी लिख रखा है, सदुपयोग की भोग, वितरण की संग्रह, उत्पादन की शोषण। ये आखिरी प्रश्न है जो बाद में पूछेंगे। इसमें क्या है, परिस्थिति का, अवसर का, व्यवस्था का, बहुत सारे का रोल है। उत्पादन को ठीक कर लेना इतना सरल आज की परिस्थिति में नहीं है कि हम कल से चाहें और कल से ठीक हो जाएंगी चीज़ें। लेकिन ऊपर वाला दो हो सकता है अगर आदमी को थोड़ा समझ में आ जाए तो, और वो दोनों आ जाए ना तो उत्पादन की परिस्थितियां बेहतर बनाई जा सकती हैं। मारा मारी खत्म हो सकता है धन के पीछे का। आज का जो शिक्षा चिकित्सा पे है, जो खर्च आती है, उसमें बहुत से आदमी को पागल करते हैं। 1 करोड़ रुपया सोचता है बच्चे की पढ़ाई के लिए करते हैं, बीमार पड़ते 1 करोड़ रुपया उसके लिए रखते हैं। ऐसे अनेक लोग हैं। आपके जैसे लोगों की जरूरत है भारत जी, जो लोगों को बताएं कि ये शैतान है। बच्चे को भेजोगे शैतान बना के भेजेंगे, 1 करोड़ रुपया भी लगेगा, तो 1 करोड़ रुपया हमको दे दो, बच्चे को यहाँ भर्ती कर दो। ऐसा आपको कहना पड़ेगा लोगों को कि देख 1 करोड़ भी जाएगा, बच्चा शैतान भी बनेगा, तो यहाँ ठीक बन लो, पैसा यहाँ रखो। ठीक है ना जी, ये तो करना ही चाहिए, मैं तो एकदम सहमत हूँ। तो देखिए सदुपयोग और वितरण, अर्थव्यवस्था पर काम करने के लिए ना ये दो पर काम करना फंडामेंटल चीज़ है। ठीक है, जितना हमको समझ में आता उसके हिसाब से आएंगे आराम से थोड़ा सा। ये असंग्रह पूर्वक जीना जो है ना, ये जीने की एक शैली है जिसके लिए सदुपयोग को समझना सबसे पहले जरूरी है। क्यों ऐसा जीना चाहिए, क्यों ये हम सदुपयोग करें, वितरण करें, संग्रह क्यों नहीं करें, भोग क्यों नहीं करें, उसी के बारे में कुछ लिखा है कि प्राकृतिक संसाधन जो भी है ना, ये प्रकृति से मिलता है और पूरे समाज का है। जंगल कोई मेरा नहीं है, आपका नहीं है, खेत
कोई हम पैदा होने के साथ सिर पे लेके नहीं आए, ठीक है। खेत पहले से है, कितने मालिक आए और कितने मालिक चले गए, खेत यथावत बना रहा था। सोचना चाहिए कि कौन मालिक है कौन नहीं, और कितने चले गए। हम जिन नियमों को समझ करके उत्पादन कर रहे हैं ना, वो नियमों का ज्ञान और तकनीकी टेक्नोलॉजी वो भी हमको समाज से मिला है। जिस स्किल के द्वारा हम उत्पादन कर रहे हैं वो स्किल भी हमको समाज से मिला है। तो हम कैसे धन को अपना मान सकते हैं? कैसे मान सकते? तो हमारा हक क्या बनता है? सदुपयोग का, भोग का हक नहीं बनता है। सदुपयोग से शेष का क्या करेंगे? तो अगर वितरण नहीं करेंगे तो दान नहीं हुआ, ऊपर भोग नहीं हुआ, जिसको सदुपयोग कह रहे हैं, नाश अपने आप हो जाएगा। तो सदुपयोग से बचे शेष का वितरण होता ही है, आदमी को समझ में आता है। और वितरण भी नहीं होता जी, मेरा अनुभव है, जितना वितरण थोड़ा उससे ज़्यादा मिलता है। देखिए एकदम ठीक कह रहे हैं। देखिए ये गणित तो बहुत सिंपल है। हर आदमी एक दूसरे से लेना चाहे यहाँ बैठ के तो क्या स्थिति बनेगी? किसी को कुछ नहीं मिलेगा ना, हर आदमी भयभीत होकर बैठा रहेगा। और हर आदमी यहाँ देने की मानसिकता से बैठे दूसरे को, तो क्या होगा भाई? आप 99 लोग हमको देने के लिए बैठे हुए हो, 100 लोग देने के लिए बैठे हुए हो, हम भी देंगे, ठीक है। आसानी से माहौल बिल्कुल दूसरा हो सकता है ना, कि नहीं हो सकता? ये समझना जरूरी है। ये तो कुछ अंश जो है दर्शन से उठा करके लिखा हुआ है। धन समाज की संपत्ति है, ये दर्शन में लिखा वाक्य मिलेगा। अनुभव दर्शन में पढ़ेंगे तो लिखा मिलेगा कि जिस मनुष्य का न्यून अंश, न्यून का मतलब थोड़ा हिस्सा, जितना कमाए ना उसका थोड़ा हिस्सा, ज़्यादा नहीं थोड़ा, न्यून अंश उपयोग सदुपयोग में और अधिकांश अंश वितरण में प्रयुक्त होता हो, वही ब्रह्मानुभूति को पाने का अधिकारी है। ऐसा अनुभव दर्शन में लिखा हुआ मिलेगा कि नहीं? देखें, ऐसा ही है ना? तो हमने दर्शन के कुछ कोट कर दिए हैं सामान्य रूप से, ताकि आपको उसका कनेक्शन दिख सके, अंतर संबंध दिख सके। अब आते हैं हम प्रश्न पर। जी बताइए भैया। 2 चीज़ के बारे में मैं शेयर करना चाहता हूँ। यहाँ शिविर में आने से पहले मैं सोच रहा था तो क्या किया जाए, तो 3 चीज़ें मैं डील कर रहा हूँ, इनसिक्योरिटी, फियर और एंग्जाइटी। तो ये आपने जो जब से पहले आ विद्या का प्रस्ताव मिला तब से गवर्नमेंट अफसर हूँ, तो कहीं ना कहीं वो पहले ऐसा बन गया कि भाई नौकरी कर रहा हूँ तो शोषण वाली कर रहा हूँ। लेकिन एक कहीं ना कहीं ये सदुपयोग वाला और वितरण वाला कुछ तो हम जो पहले दान दक्षिणा में डालते थे, इसकी जगह इसका जो भी हमें लगा, इसमें परिवार का भी काफ़ी साथ मिला। तो अभी भी कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी डीपर लेवल से मैंने देखा। तो गवर्नमेंट अफसर हूँ, रिटायरमेंट के बाद पेंशन सब दूसरा, मेरे खुद की जिम्मेदारी के लिए तो कोई इश्यू है ही नहीं। फिर भी कहीं मैं और मेरी बीवी बीच में आते आते चर्चा कर रहे थे, तो कहीं मेरे को अभी भी लगा कि कुछ ना कुछ इनसिक्योरिटी है, फियर है, एंग्जाइटी है और अभाव का भाव नहीं है। और दूसरा, मैं और जीतू भाई मेरे दोस्त है, लक्ष्य का पापा जी, तो उन्होंने सरकार से वीआरएस लेके एक छोटी सी ज़मीन लिया है। तो वहाँ हम दोनों के बीच में अभी भी संवाद ऐसा होता है, उनको कुछ पैसे चाहिए तो मैंने बैंक से ऋण दे के दिए, वैसे हमारे संबंध ऐसा ही है। फिर भी कहीं ना कहीं वो वितरण वाला भाव उसके लिए आता है। लेकिन मैं बोलता हूँ यार तू ऐसा फ्री क्यों दे रहा है, आपने भी पैसे लगाए हैं। तो आज अभी जो आप सामाजिक जिम्मेदारी वाला ये लक्ष्य समझता है, तो वो हमसे आगे सोच के बोलता था, तो मैं उसको गलत समझ रहा था 3 साल पहले। 2-3 गौ माताएँ रखी है, तो वैसे फार्म उसका है और मेरा है, कई बार ऐसा आ जाता है। तो वो भी ये आप जो बोले न उधरस क्यों आ रही, तो वो आपके कॉन्वर्जेशन में मेरे अंदर भी रेजिस्टेंस आ रहा था कि भाई हम विद्या की रोशनी में चल रहे हैं,
अभी जीतू भाई तो 86 से मेरे दोस्त हैं, मतलब हम दोनों के बीच में 2-5-25 लाख रुपया का कोई व्यवहार ही नहीं है, ऐसा संबंध है। फिर भी यहाँ पे भी ऐसा आता है कि भाई गाय का एक घी लिया तो मैं तेरे को कितना पैसा दूँ, और वो बोले बैंक से तूने दिया है तो कितना ऋण चाहिए। तो मैं बोला हमसे तो बच्चे अगली पीढ़ी आगे, वेदांत और लक्ष्य के बीच में ऐसा कोई संबंध ही नहीं है, तो उसको कैसे डील किया जाए? नहीं, इसमें डील तो आपको करना पड़ेगा, बच्चे क्या डील करेंगे? नहीं, मेरी वो 3 जो इनसिक्योरिटी वाली, फियर वाली, बता रहा हूँ। ये अभी क्या है, हमको लगता है बहुत बड़ी बात है। बाबा जी अपनी ज़िंदगी का बताते हैं कि उनके परिवार की स्थिति ये थी कि घर में खेती का काम होता था, उत्पादन में बहुत सारी चीज़ें होती थी, तो सब्जियां उग गई, लौकी की या बाकी चीज़ें, घर में कुछ बनाए, जो एक्स्ट्रा बच गया ना, उसको घर के बाहर एक जगह बनी हुई थी, वहाँ रख देते थे कि जो भी ले जाना चाहे ले जाए। वितरण समझ में आया किसको कहते हैं? हम किया हुआ में बता रहे हैं, हम कोई कल्पना नहीं बता रहे। पंजाब में अभी भी एक स्कूल है, इसमें जो सामान फालतू होते हैं वो रख देते हैं, और बच्चों को जो आवश्यकता है वो लेके चले जाते हैं। दूर तक भी गुरदासपुर में खेती होती है ना, उनकी सारी खेती में जो भी हुआ वो रख देंगे घर के ऊपर, शाम को छुट्टी होती है, बच्चों को लेने से निकलते हैं, जिसको जो आवश्यकता है उसमें से ले जाते हैं। ये उनको प्रत्यक्ष दिखता है। एक मिनट दीजिए मुझे। कोई ले जाए का मतलब दान नहीं है। हरिशंकर परसाई ने एक व्यंग्य लिखा है, कहा है भारत व्यंग्य की तरह है, उतने हिस्से कोई लीजिएगा, भारत कह रहे हैं तो अब पूरा भारत नहीं ले लीजिएगा, ठीक है। कहा भारत एक ऐसा बेईमान देश है कि यहाँ कोई पीट पीट करके आपसे पैसा ले ले ना, तो आप कुछ नहीं कर सकते, पीट पीट के ले रहा है, तो हम दान का मंत्र पढ़ने लगते हैं कि कुछ तो पुण्य मिल जाएगा कम से कम उसका, ठीक है। तो हम ऐसी बात बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। बाहर रख देंगे और व्यापारी लेके चला जाएगा, ऐसा कह रहे हैं? ऐसा कर रहे हैं। अगर समाज की इतनी खराब हालत हो गई है तो सोचना चाहिए एक बार फिर से। वैसे आई वुड बी हैप्पी टू सी, अगर व्यापारी घूम घूम के इस तरह से उठाए, कम से कम कुछ तो श्रम करेगा। तो मैं जो कहानी सुना रहा था ना, उसका दूसरा पार्ट है जिसको सुनाने के लिए मैंने उसको शुरू किया था। आपस के संवाद को थोड़ा सा रोकने की ज़रूरत पड़ेगी। मैं तो दूसरे पार्ट के लिए कहानी सुनाना शुरू किया था, ये तो पहला पार्ट था कि लोग रखते हैं। उसका दूसरा पार्ट यह है कि उसको उस जगह पे रखा जाता था कि ले जाने वाला घर से दिखाई ना दे, ठीक है, ताकि ले जाने वाले को कोई संकोच नहीं हो और हमको पता नहीं हो कि कौन ले गया। उतना ध्यान रखने के साथ भी लोग जीते रहे हैं जीवन विद्या मध्यस्थ दर्शन के पहले, ठीक। तो हम कम से कम उतना तो जी सकते हैं जीवन विद्या मध्यस्थ दर्शन के बाद, कि नहीं? है? उसमें दो में से एक बात होगी, या तो वहाँ की व्यवस्था ठीक नहीं है, रखने का रहने का डिजाइन प्रॉपर सोच के नहीं बनाया गया है, ठीक है, या लोगों के पास इतना अधिक हो गया है कि आप जो कपड़ा दे रहे हैं ना, उससे ज़्यादा बढ़िया वो पहले से पहन के बैठा है। हाँ, उस एरिया में लोगों को ज़रूरत नहीं है, इतना पक्का है। जहाँ वो बना है और लोग लेके नहीं जा रहे हैं, इसका मतलब उस क्षेत्र में तो लोग उससे बेहतर पहन के पहले से घूम रहे हैं।
सुविधाओं को देखेंगे ना, बहुत बढ़ गया है जी। हम सुनते हैं, जहाँ मैं बिलासपुर में माता जी के यहाँ था, वो कहती थी जब देश आज़ाद हुआ था ना, तो उस समय का वो अपना आँखों देखा घटना बताती हैं कि घर में जो खाना बच जाता था और सुबह उसको फेंकने जाते थे, तो एक तरफ से कुत्ता उसको उठाने आता था और एक तरफ से कोई आदमी लेने आता था। ठीक है, जो पहले उठा ले उसका हिस्सा है। ठीक है, किसी समय रहा था समाज ऐसा भी, मैं तो सुनता हूँ। आज देखिएगा ना, सिचुएशन बहुत बदल गया, बहुत बदल गया। उस जगह पे भी हम समृद्धि पूर्वक नहीं जी सकते, सदुपयोग नहीं कर सकते, वितरण नहीं कर सकते, तो ये समस्या उत्पादन की नहीं है, ये समस्या हमारे आपके समाज की मानसिकता की है। और ये कोई अर्थव्यवस्था ठीक करके नहीं हल होगा। इसको ठीक करने के लिए तो मानसिकता को ही ठीक करने की जरूरत होगी। हाँ, सॉरी, माइक। ये माइक ढूंढ लीजिए। जी, ये जो ऋण अदायगी वाली जो बात आई ना, इस पे अभी थोड़े दिन पहले ही, मतलब मैं एक जेएनयू के बहुत प्रोफेसर हैं, स्कॉलर हैं, उनकी एक कमेंट्री सुन रहा था। उन्होंने कई सारे रिसर्च पेपर किए हैं, वो धर्मपाल जी वाला भी था। तो वो एक बता रहे थे कि कभी शिक्षा देने के तरीके को ऐसा भी सोचा गया, जैसे वो गुरुकुल वाली शिक्षा की बात कर रहे थे, तो उन्होंने बताया कि जो गुरुकुल होते हैं वहाँ तो सारे ही बच्चे पढ़ रहे हैं, राजा के भी बच्चे, बाकियों के भी बच्चे पढ़ रहे हैं। तो मतलब ऐसा मतलब सोचा गया कि बच्चा जो जाएगा समाज में, है ना, जो मतलब खाने के लिए जो है, जो मांगने जाएगा, भिक्षा मांगेगा, और जो एक मतलब भिक्षुक मांगेगा, दोनों के तरीके में डिफरेंस है। भिक्षुक तो बोलेगा कि मतलब भिक्षामदेही, लेकिन जो गुरुकुल के बच्चे मतलब जाते थे, वो उस गांव के लोगों को, उस परिवार को भी पता होता था कि ये टाइम है, इस गुरुकुल के बच्चे आएंगे ही, तो दरवाज़ा बिल्कुल एग्जैक्टली उसी समय खुलता था और बच्चे वहाँ पे होते थे। दोनों के बीच में कोई संवाद नहीं हुआ। इन्होंने जो घर में देना था उनको भी पता था, उन्होंने लिया और वो चले गए। इस तरह से जब वो शिक्षा लेते थे तो उनके मन में ये भाव आता था कि हमको पढ़ाया समाज ने है, हमको आगे समाज ने बढ़ाया है। तो इस तरह से सामाजिक मानसिकता का उनमें एक आधान होता था। ऐसा करके जो बच्चा जब बड़ा हुआ है तो उसको एक समाज के प्रति ऋण का भाव आता था। जो आज के हिसाब से अगर देखा जाए ना, तो बच्चा स्कूल जाता है या कॉलेज जाता है, वहाँ पे सोशलिज्म पढ़ता है, लेकिन उसको वहाँ जाने तक में जो है, चाहे उसके पिताजी ने ज़मीन गिरवी रखी, माँ ने जेवर गिरवी रखे, या बैंक से लोन लिया है, तो वो उसको लोन चुकाने के लिए उसको लगता है कि अब है ना हम कैसे करें। तो वो जो समाज को मतलब सामाजिकता पढ़ता हुआ भी जो समाज को दिखता है कि हमको तो लोन चुकाना है, तो अपनी उस जिम्मेदारी को, सामाजिकता को वो देख नहीं पाता है। तो वो फिर उस हिसाब से फिर वो शोषण, मतलब सामाजिकता को समझते हुए भी जो है ना, वो दुर्योधन जैसी हो जाती है कि हमको सामाजिकता तो पता है बट हम समाज का शोषण करेंगे। तो वो ऋण का भाव नहीं आता है, वो सामाजिकता का अपने में आधान को महसूस नहीं कर पाता है। तो ये मैं सुन रहा। बढ़िया। तो मैं असंग्रह पर एक और कहानी सुना देता हूँ, फिर उसके बाद हम आगे जो है, स्लाइड तो हम पहले ही बढ़ा दिए हैं, तो हम आगे बात करेंगे। अभी कई बार हमको ऐसा लगता है कि समाज में हम जितना अधिक से अधिक उठा करके अपने घर में ले आएंगे ना, उतना हमारी ज़रूरत पूरी हो जाएगी। तो हर आदमी हर आदमी का मतलब देखिए, ये सब जोर डालने के लिए बोला जाता है, मैं बार बार ध्यान दिलाऊंगा। उसको ऐसा भाषा नहीं पकड़िएगा कभी भी, भाषा पकड़ने से कुछ भी नहीं निकलेगा, आशय पकड़िएगा हमारा। तो ज़्यादातर लोग समाज में ऐसे दिखाई देते हैं, ठीक है, जो धन को दूसरों से किसी भी तरह से लेकर के अपने घर में भर लेना चाहते। ऐसे कई लोग एक साथ इकट्ठे हो जाएं तो वही दशा होगी समाज की जो दिखाई देती है। ठीक, एक पुरानी कहानी है देवताओं और दानवों के बीच की, कि दानवों ने एक बार कहा देवताओं को, और कहानी मैं फिर से याद दिला दूं, जितने अंशों में प्रयोग करूं उतने अंशों में ही। अब आप ये नहीं पूछिएगा कि देवता होते कि नहीं, दानव होते कि नहीं, वो अपने पिताजी ब्रह्मा जी के पास गए तो ब्रह्मा जी होते हैं कि नहीं,
मैं इसके लिए कहानी थोड़ी सुना रहा हूँ जी। तो कथा ये कहती है कि देव और दानव ये दोनों गए ब्रह्मा जी के पास। गए तो पहले दानव ये शिकायत लेकर के कि आप देवताओं का ज़्यादा ध्यान रखते हैं, हमारा ध्यान नहीं रखते हैं, जबकि हम भी आपके बच्चे हैं, बड़े बेटे हैं, ठीक है, हमारा ध्यान नहीं रखते हैं आप। उन्होंने कहा देखो, ध्यान रखने का काम तो तभी हो सकता है जब तुम अपने जीने के शैली को ठीक करोगे, ठीक है। उसको अगर विवेक पूर्वक नहीं सजाओगे तो हम क्या कर सकते हैं इसमें? हमारे ध्यान रखने नहीं रखने से क्या होगा अगर तुम अपने जीने के विवेक पूर्वक नहीं सजाओगे तो? कहा ऐसा कैसे कहते हैं, हम लोग ज़्यादा बुद्धिमान हैं। उन्होंने कहा ठीक है, एक परीक्षा ले लेते हैं, ठीक है। सरल सी परीक्षा ली उन्होंने। दानवों को बुलाया, 2 अलग अलग हॉल बनाए, एक में देवताओं को भरा, एक में दानवों को भरा, ठीक है। और एक सरल सा काम किया उसमें। एक हाथ में ना, यहाँ पर ये जो दाहिना हाथ जिससे हम खाना खाते हैं, यहाँ से यहाँ तक लेके एक डंडा बांध दिया, ठीक है। डंडा बंध गया, ठीक है। उसके बाद बढ़िया खाना बना के परोस दिया। आप कहेंगे बाएं हाथ से खा लेगा, तो बाएं हाथ में भी डंडा बांध दीजिए, ठीक है। उसके बाद छोड़ दिया खाना खाने के लिए, ठीक है। तो जब वो देखने गए देवता मतलब दानवों का, तो ऐसा खाना निकाल रहे, हाथ तो मुड़ेगा नहीं, कैसे खाना निकालिएगा? ऐसे डालिएगा कैसे मुंह में? ऐसे क्या करिएगा जी? ऐसे तो डालिएगा कि नहीं? और क्या करेंगे जी? अब ऐसा डिजाइन से डालेंगे तो मुंह में क्या जाएगा आपको पता ही है, ठीक। तो 99% खाना गिरेगा, गलती से एक आध बूंद कुछ मुंह में जाएगा, ठीक। अब जब ब्रह्मा जी ने कहा देव उनको, राक्षसों को, कि देखो अब ये स्थिति तो हो गई, तुम खा ही नहीं पा रहे हो कुछ, चलो जरा देवताओं को भी देखाते हैं। तो वहाँ देखा आराम से 2 लोग आमने सामने बैठे हुए हैं, ठीक। एक ऐसे निकाल के उसको खिला रहा है, अगला निकाल करके अपने सामने वाले को खिला रहा है। ये जो हम अपने हाथ से ही खाने का कोशिश करते हैं ना, हम सोचते हैं उसी से मुंह में सबसे ज़्यादा जाएगा। ये दूसरी संभावना भी होती है कि सामने वाला हमको खिला दे और हम सामने वाले को खिला दें। परस्परता का संबंध भी है, तृप्ति भी है, आवश्यकता भी पूरी हो जाती, परस्परता में आश्वस्ति भी बनी रहती। ये जो उल्टे डिजाइन से हम सोचते हैं ना, किसी के हाथ कुछ ज़्यादा लगता नहीं है अभाव और दरिद्रता के अलावा। और क्या? आपने सही बोला कि अगर खाली हम अपना अपना इकट्ठा करने में लगेंगे तो अभाव और दरिद्रता, अभाव और दरिद्रता, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हम किसी समय ये सोचते थे कि पूरे परिचय शिविर को कहानियों के माध्यम से ही लिया जाए और एक के बाद एक कहानियाँ सुनाई जाए, बस, और कुछ नहीं। पर कभी डिजाइन नहीं कर पाए उसको, अनेक व्यस्तताओं और बाकी चीज़ों के कारण। नहीं, वैसे भी आपका क्या, अब तक जो परिचय शिविर वो ऑडियो फॉर्म में ही है, तो लोगों को ऑडियो सुनने की बहुत ज़्यादा आदत नहीं रही है अब, है ना। शक्ल दिखनी चाहिए ना, कि अभी भी ये बाहर के चमड़े की आंखों से देखने की आदत ही है। तो एक मैं ऐसा सोच रहा था रात को कि एक परिचय शिविर जो है वीडियो रिकॉर्ड होना चाहिए, कहानी वाला, उसमें कंटेंट भी अलग तरीके से आएगा ना, तो छोटे बच्चों से लेके, और वैसे बड़े बच्चे ही हैं और क्या, तो सबको समझने में आसानी होगी उससे। अभी तो हमारा मन थोड़ा अभ्यास में डूबा हुआ है भैया, कभी आगे उसको सोचेंगे। और देखिए क्या है, वो कहते ना, मतलब एक कोई ऐसा नहीं है जी कि हम कोई क्रिएटिविटी नया लाते हैं, ठीक है। पंचतंत्र की कथाओं की शुरुआत ही ऐसे हुई है, जातक कथाओं की शुरुआत ही ऐसे हुई है, ठीक है। तो कल फिर आएंगे हमसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले, कि नहीं? नहीं, ये ताली किस पे बज रही है? आपसे बेहतर सुनाने वाले और हमसे बेहतर सुनने वाले। मैं तो सेकंड वाले पे ताली मान रहा हूँ उसको, हमसे बेहतर सुनने वाले, है ना। हाँ, नहीं, दोनों तो ऐसे ही है जी।
मैं तो एक के बाद एक कहानियाँ सुना सकता हूँ। बाबा जी ना एक बार गए थे दरभंगा, बिहार की एक जगह है, किसी वाइस चांसलर के यहाँ मिले थे। वो 1 रुपये की सैलरी लेकर के पढ़ाने का काम करते थे। भारत में ये परंपरा रही है लंबे समय में कि शिक्षा के लिए पैसा लेने को पाप माना गया। तो जब से ये नौकरी का सिस्टम शुरू हुआ ना, तो लोग सिंबॉलिक 1 रुपया लेते थे कि हम 1 रुपया ले रहे सैलरी और काम कर रहे हैं। अब ऐसा जो आदमी काम करेगा उसके पास कुछ संसाधन तो रहेगा नहीं, ठीक, नहीं के बराबर चीज़ें थी। तो जो भी बाबा जी से उनकी बात हुई सारी, तो उसके बाद बाबा जी ने पूछा उनको कि दर्शन कैसा लगा, ठीक। तो उन्होंने कहा आपकी बात सुन के हमको ऐसा लगा कि जैसा मंडन मिश्र शंकराचार्य के साथ लग गए काम के लिए, वैसा हमको भी लग जाना चाहिए। ठीक है, कहानी जानते हैं मंडन मिश्र शंकराचार्य की? मैं मान लेता हूं कि आप जानते हैं। कोई नहीं, उसको फिर कभी सुनाएंगे आपको। तो ऐसा हुआ कि ऐसा हमको लग जाना चाहिए, लेकिन अपनी आयु अवस्था ये सब को देखते हुए अब मेरा स्वास्थ्य अलाउ नहीं करता, आयु उस तरह से अलाउ नहीं करती, इसलिए मैं इस काम को नहीं कर सकता, ठीक। तो ये जो कहानी जब बाबा जी किसी को सुना रहे थे, तो किसी ने कहा कि बाबा जी वो तो जब इतने अच्छे आदमी थे, इतना अच्छा सोचते हैं, तो अगली शरीर यात्रा लेकर के जीवन विद्या को तो समझेंगे, ठीक। उनको इतना अच्छा अवसर मिल गया। तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा बेटा ऐसे जीवन को धरती पे आने के लिए कुछ अनुकूल संभावना तो बनाओ जहां वो आ सके, ठीक। तो ये समाज को, व्यवस्था को अच्छा होने की दृष्टि से कहीं ना कहीं एक बेहतर संभावना हम नहीं देंगे तो अपना सिर फुड़वाने कितने लोग आएंगे जी? कितने लोग आएंगे? कि नहीं? सुनाया तो बहुत कुछ जा सकता है उस पर। हाँ, असंग्रह वाली खोली नहीं एक बार आप, उसमें जो एक सवाल था कि आपने अभी ये जो ये हाँ, इसमें जैसा आपने अगले वाली जिसमें, हाँ, अब इसमें लिखा है कि न्यून अंश उपयोग सदुपयोग में। अब तक तुमने पढ़ा भी उपभोग खुद के लिए, उपयोग परिवार के लिए, उपभोग सदुपयोग समाज के स्तर पे, और प्रयोजनशीलता पूरे व्यवस्था के स्तर पे। तो अब इसमें सदुपयोग को आपने यहाँ भी न्यून अंश जो दर्शन के हिसाब से लिखा हुआ है, और पिछली वाली स्लाइड में भी आपने सदुपयोग में आपने सामाजिक जिम्मेदारी डाली हुई है। तो सामाजिक जिम्मेदारी में न्यून अंश थोड़ी देना है। यहाँ जो उपयोग सदुपयोग और वितरण शब्द लिखा है ना, ठीक, यहाँ उपयोग सदुपयोग लिखने का जगह है, आशय है, उसकी बात है। जब यहाँ उपयोग सदुपयोग में न्यून अंश लिखा है तो उसका मतलब है कहीं ना कहीं अपनी और परिवार की आवश्यकता के जुड़े हुए के संदर्भ में बात कर रहे हैं, ठीक है। भाषा हमने तो दर्शन की सीधी उठा करके रख दी है, तात्पर्य उसका वही है। तो जो आप कह रहे हैं वो भाषा का प्रॉब्लम है और कुछ नहीं है। नहीं, जैसे इसके पिछली वाली में आपने, ये मेरी भाषा है। हाँ, इसमें आपने जो सदुपयोग ब्रैकेट में सामाजिक जिम्मेदारी लिखा है जी, अगर उसमें न्यूनतम कर देंगे, वहाँ न्यूनतम नहीं कर सकते, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ ये भाषा की बात है। ओके ओके, वो यहाँ उपयोग सदुपयोग का अर्थ है परिवार में। ओके, ठीक है। यहाँ एक इससे पिछले वाली स्लाइड में जो आपने ये वितरण लिखा है, तो ये मुझे अपील किया काफ़ी कि अभी मैंने पहले तो खाली पैसे वाले को अहंकार में देखा था, जिंदगी में आप सबने भी देखा ही होगा, लेकिन बाद में मैंने त्याग वालों को भी देख लिया अहंकार में, खूब, फिर मैंने दान वालों को भी देख लिया अहंकार में। तब मुझे समझ में आ गया आपका कहना बिल्कुल सही है कि दान से बेहतर शब्द है ऋण अदायगी की। हम कुछ वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ नहीं कर रहे हैं, जो कुछ लिया हुआ है वो ये ऋण है और ऋण तो चुकाना ही है। तो उस आधार पे करें तो वास्तव में अहंकार नहीं आ सकता। फिर वो शिक्षा से अगर ये बात बैठा दी जाए, समझ में आ जाए, तो ऋण अदायगी बहुत बढ़िया शब्द है, और समविभाग ये भी बहुत बढ़िया है कि सबका अपना अपना हिस्सा है। तो अपना हिस्सा जो है वो सबको मिलना चाहिए। अगर
हमको ज़्यादा आ गया तो अपनी आवश्यकता पहचान के बचावा जो है वो हम ट्रस्टी हैं, जो गांधी जी ने भी कहा था, तो वो वापस लौटाना है। तो बहुत बढ़िया, मतलब ये अच्छा है। ये जो आपने कहा ना त्याग का अहंकार, हमारे पास हर चीज़ के लिए एक कहानी है। तो रजनीश एक कहानी सुनाते, वो कहते किसी जैन साधु के बारे में, ठीक है, और मैं किसी धर्म संप्रदाय के लिए कुछ नहीं कह रहा हूँ, कहानी सुना रहा हूँ बस जी। तो इसका न कोई जैन से वो भी, और मैं कोई जैन समुदाय या किसी के लिए वो बात नहीं कह रहा हूँ, मैं सामान्य ढंग से उस बात को कह रहा हूँ कि किसी के लिए कहे कि वो सन्यासी बन गया, ठीक है, तो जब भी उसका परिचय दिया जाए, ठीक है, तो बताए कि भाई ये इतने बड़े लोग थे, 10 लाख की संपत्ति, लाखों की संपत्ति पर लात मार के सन्यासी बने, ठीक। एक दिन आयोजक बताना भूल गए, होता ही है ना भाई, अब हम खड़े हुए बताते हैं आईआईटी से आए हुए हैं, ये किए हुए हैं, कोई दिन ये भी हो सकता है कि आयोजक ना बताए इसको, ठीक। तो ऐसा नहीं बताया उसने कि भाई ये लाखों की संपत्ति पे लात मार के आए हैं, तो वो बगल से बता रहा है कि बताओ उनको कि लाखों की संपत्ति पे लात मार के आए हैं हम, सामान्य सन्यासी नहीं है, ठीक। तो रजनीश ने कहा कि उनसे पूछा जाना चाहिए कि तुम्हारी लात ठीक से लगी कि नहीं संपत्ति पर। क्योंकि लात लग गई होती ठीक से तो याद नहीं रहता, लग नहीं पाई, मारने की कोशिश तो किए होगे। माइक दे दो जी वहाँ। भैया आज के दौर में जब लोग ऋण लेके भाग जाते हैं, वहाँ पे ऋण अदायगी करना भी एक बहुत अहंकार की बात हो सकती है। अगर ऋण अदायगी में भी किसी को अहंकार आए तो देने में क्या आएगा ये तो परमात्मा ही बता सकते हैं। भैया छोटा सा प्रश्न है, सिर्फ इतना कि मैं अभी तक ऐसा सीखी हूँ कि वितरण तो करना चाहिए, लेकिन वो देख के कि वो सही आदमी को दिया जा रहा है, उस पे आप क्या कहना चाहेंगे? एकदम सही बात है, एकदम सही बात है कि वितरण का काम कहाँ करें, सही जगह पे करना चाहिए। प्रश्न बनता है सही जगह क्या है, ठीक है, बनेगा ही। देखिए समाज और व्यवस्था के ठीक होने की दृष्टि से, संस्कृति सभ्यता विधि व्यवस्था के ठीक होने की दृष्टि से, उसमें मानवीयता को स्थापित करने के लिए या समावेश करने की दृष्टि से जो भी क्रियाकलाप किया जाए वो पवित्रतम क्रियाकलाप है, ठीक है। अब इसमें आप देखेंगे तो अपने आप क्रम समझ में आता है मोटे तौर पर कि समाज में लोगों की मानसिकता के बदलाव के दृष्टि से जो भी क्रियाकलाप किए जाएं, चाहे वो स्कूल कॉलेज का हो, चाहे शिविर का हो, चाहे चर्चा का हो, चाहे गोष्ठी का हो, एक फंडामेंटल काम है, क्योंकि मनुष्य का निर्माण उससे हो पाता है, मनुष्यता का विकास उससे हो पाता है। तो एक जगह वो दिखता है, अगर सबसे फंडामेंटल देखिएगा तो उससे नीचे उतर के देखिएगा वो फॉर्मुलेशन एकदम वही है जी। उससे नीचे उतर के देखिएगा तो ये दिखता है कि समाज में सामाजिकता की स्थापना की दृष्टि से हम उत्सव मनाते हैं, त्यौहार मनाते हैं, बहुत सारे सामूहिक क्रियाकलापों को करते हैं ना, जो समाज को जोड़ करके रखता है, बहुत बार हमको एक सूत्रता देता है एक दूसरे के साथ, वो मेरे को दूसरे नंबर का क्रियाकलाप समझ में आता है। तीसरी जगह पर देखेंगे तो समाज में अभावग्रस्त लोग हैं, ज़रूरतमंद लोग हैं, जिनको खाना नहीं मिल रहा, किसी भी कारण से नहीं मिल रहा हो, आज के समस्या की कठिनाई हो इसलिए नहीं मिल रहा हो, शरीर स्वास्थ्य खराब हो गया इसलिए नहीं मिल रहा हो, आजकल के बच्चे हो गए हों, माँ बाप को घर से बाहर रोड पे निकाल दिए हों इसलिए नहीं मिल रहा हो, बहुत सारे कारण हो सकते हैं जो मतलब अगर अलग हट के देखें तो उचित कारण है, उनकी गलती नहीं है उसमें। यहाँ पर भी हमको दिखता है कि भूखे को भोजन कराने से लेके कपड़ा देने से लेके ये सारी ज़रूरतें उचित ज़रूरतों के रूप में दिखाई देती। मैंने एक मोटा मोटा क्रम अपने हिसाब से दिया है, किसी हिसाब से ले लें, ठीक है। मैं तो सोचता हूँ कहीं से भी शुरू हो क्या फ़र्क पड़ता। भैया एक प्रश्न आता है इसमें जी, वृद्धाश्रम खोलना सही है? फिर सॉरी, वृद्धाश्रम खोलना सही है कि समाज के लिए कलंक है? ये अच्छा प्रश्न है।
इस प्रश्न का उत्तर यह है कि अगर समाज में चोरी हो रहा हो तो ताला लगाना ठीक है कि गलत है। हम भी एक प्रश्न ही पूछ रहे हैं कि समाज में अगर चोरी हो रही हो तो घर में ताला लगाना ठीक है कि गलत है। ताला लगाना ठीक है। तो जब तक हर परिवार अपने माँ बाप को अपने साथ रखने को तैयार नहीं, और माँ बाप या तो रोड पर धक्का खा रहे हों या पैसा होते हुए भी घर में घुटन भरी जिंदगी जी रहे हों, जहाँ ना कोई उनको बात करने वाला हो, ना कोई एक गिलास पानी देने वाला हो, उस दृष्टि से देखेंगे तो वृद्धाश्रम की आवश्यकता तो लगती है। पर आप कहेंगे कि यही समाधान है क्या, तो बिल्कुल नहीं है। ये सारी बात वैसे ही है। हॉस्पिटल घर में हर गली में खुलना कलंक है कि नहीं है? घर में ताला लगना कलंक है कि नहीं है? तो क्या करेंगे जी, जब समाज ऐसी स्थिति में हो, दोनों तरफ से काम करना पड़ता है। जो चीज़ें बिखर गई हैं उसको संभालने की भी ज़रूरत है। चीज़ें आगे ठीक चले उसके लिए एक नई परंपरा को भी स्थापित करने की ज़रूरत है। चलना तो ये दोनों ही तरफ से पड़ेगा जी। अब इसमें ज़्यादा ज़रूरी क्या है, दोनों अपनी अपनी जगह पर ठीक है। तात्कालिक दृष्टि से देखेंगे तो वृद्धाश्रम खोलना ठीक है, लंबे ड्यूरेशन की दृष्टि से देखेंगे तो बच्चा माँ बाप को अपने घर रखने लगे, ये ठीक है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये करें कि वो करें, मैं सोचता हूँ कहीं से शुरू कर लीजिए, वही ठीक है। ये ऐसे ही है कि पहले भोजन का सदुपयोग करें कि कपड़े का करें, किसी के सदुपयोग से शुरू कर लीजिए। हाँ, जो ऋण अदायगी की बात हुई तो एक घटना शेयर करने लायक है। 1 साल पहले आया था चर्चा में, पूर्वोत्तर राज्य का किसी राज्य का एक व्यक्ति को खबर लगी कि बैंकों में बहुत लोगों का कुर्ती जब्ती हो रहा है। बहुत गरीब लोग थे, 1-1 लाख का लोन था। तो उसने बैंक मैनेजर से संपर्क किया, कहा कि मुझे 10 लोगों का नाम सही बताओ, मुझे सहयोग करना है। बैंक वालों के पास सूचना होता ही है, फ़ोन नंबर है। उन्होंने उसे कहा था जिसका घर उजड़ रहा हो, वाकई गरीब है, तो कहेगा भाई कोई दे दे। उसने दे दिया, पैसा ख़त्म हो गई बात। 2-3 महीने बाद जिनके लिए पैसा दिया गया उन्होंने बैंक से संपर्क किया और उससे पूछा कि बताओ मेरे लिए धन किसने दिया। बैंक वालों ने उस व्यक्ति से संपर्क किया, उसने कहा न मेरा नंबर देना, न मैं जानता हूँ कि मैंने किसको दिया, मेरा कोई वास्ता नहीं है। तो जो बोलते हैं कि दाहिना हाथ को दे तो बायां हाथ को पता न लगे, आज भी ऐसे ऐसे घटनाएं हो रही है। तो रियल लोगों को पता लगा, उसने दे दिया, उसने कहा न मिलना है न जुलना है। तो ऐसे जगहों पे जाके अहंकार की कोई गुंजाइश नहीं रहती है। सजग होकर देखते हैं तो ऐसे अवसर बनते रहते हैं। एक जो आखिरी बात हमको आज सेशन क्लोज करने के पहले कहना है ना, वो ये कि हम असंग्रह, समृद्धि या सदुपयोग पूर्वक जीना चाहते हैं, स्नेह और संबंध पूर्वक भी जीना चाहते हैं। ठीक है, ये दोनों में अगर किसी कारण से क्लैश होने लगे, टकराव होने लगे, दोनों एक साथ पूरा होता हुआ नहीं दिखाई दे, तो स्नेह की वरीयता देना हमको सहज लगता है, सहज लगता है। जो उदाहरण मैं पहले दे रहा था कि बच्चा खाना खाते समय खाना छोड़ दे तो उसको थप्पड़ मारें, ठीक कि नहीं मारें, ठीक। तो हमको तो यही समझ में आता है कि संबंध पूर्वक स्नेह के साथ उसको धीरे धीरे सदुपयोग करना सिखाया जाए, समझाया जाए। तो ये दोनों की वरीयता को देखेंगे ना तो ये बात समझ में आता है। ये तो सामान्य रूप से ध्यान दिलाने के लिए लिखा हुआ है कि अभी परिवार में जीने में देखेंगे सामान्य रूप से समस्या का कारण क्या होता है। तो एक कारण होता है भेदपूर्ण व्यवहार, ठीक है, बेटी के साथ अलग व्यवहार, बहू के साथ अलग व्यवहार। अब लोग कहेंगे हमको कहाँ से पता जी, समाज में दिखाई देता है तो पता क्यों नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये भेदपूर्ण व्यवहार का मतलब है, ठीक। सास उल्टा भी कहती है, माँ के साथ अलग व्यवहार, सास के साथ अलग व्यवहार। तो कोई एक तरफ से बात मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं तो उदाहरण एक दे रहा हूँ कि उसको पहचान सकें, देख सकें। दूसरा, अब हम प्रश्न को रोक लिए भैया। अब हमारे पास 3-4 मिनट है, हम इसको पूरा करके, हाँ, सूचना दे दीजिएगा और फिर हम और कोई बात नहीं करेंगे अभी। तो एक कारण दिखाई देता है भेदपूर्ण व्यवहार, एक कारण दिखाई देता है परस्पर तुलना, ठीक है।
बड़ी बहू ऐसी है, छोटी ऐसी है, बड़ा बेटा पढ़ने में ऐसा है, छोटा वाला नालायक है, वो देखने में ठीक है, ये ठीक नहीं है, ठीक है, वो होशियार है, ये बेकार है। ये जो परस्परता में हम तुलना करते रहते हैं एक दूसरे के साथ। मैं पुणे में एक वर्कशॉप ले रहा था, इन्हीं बच्चों की जब बातें हो रही थी तो हमने उनसे पूछा कि जब तुम्हारे एग्ज़ाम होते हैं और कुछ नंबर आते होंगे तुम्हारे, ठीक, घर जाने के बाद पेरेंट्स क्या पूछते हैं? तो कहा नंबर पूछते हैं हमारा। कहा उसके बाद क्या पूछते हैं? ठीक, सब वही बताते हैं जो ये बता रही हैं कि दोस्तों के नंबर पूछते हैं, ठीक। उसके बाद ज़्यादा आ गया तुम्हारा तब तो ठीक है, कम आया तो आपको पता ही है क्या होता है, ठीक। जो आज के थोड़े क्रूड पेरेंट्स हैं ना, वो थप्पड़ मार देते। जो बड़े सोफिस्टिकेटेड पोलाइट पेरेंट्स हैं ना, वो आधे घंटे का ऐसा गोल गोल घुमा के एक लंबा भाषण देते, ठीक, जिसका निष्कर्ष ये होता है कि बेटा तुम सुधरो, ठीक। तो हमने बच्चों से पूछा कि अच्छा ये बताओ कि जब ऐसा सिचुएशन होता है तो तुमको जब दूसरे का नाम लेकर के डांट पड़ती है कि ये दोस्त को अच्छा नंबर आ गया इसलिए तुमको डांट पड़ी, उस दोस्त के प्रति तुम्हारे मन में स्नेह का भाव आता है कि द्वेष और विरोध का भाव आता है? ठीक, एक साथ सब चिल्ला के उत्तर देते हैं द्वेष और विरोध का, ठीक। हमको लगता है एक तरफ कि हम स्नेह सिखा रहे हैं, सिखाना चाहते हैं, हम कहते भी हैं बेटा मिलजुल करके रहो, साथ पढ़ो। दो बच्चों की भी इस तरह से तुलना करते रहते हैं। बाद में जब दोनों बेटे दोनों बेटियां झगड़ना शुरू करते हैं तो हम कहते हैं ऐसा कैसे हो गया जी, बीज बो रहे हैं तो काटेगा कौन? नहीं, क्या दिखाई देता है? हमने बच्चों से पूछा कि अच्छा ये बताओ कि ये जो इस तरह से तुमको डांट पड़ती है तो बचने के लिए क्या करते हो? दो बच्चों ने बड़े इंटरेस्टिंग जवाब दिए। एक ने कहा मैं उन्हीं दोस्तों के नाम बताता हूँ जिसके नंबर हमसे कम आए हैं, ठीक। दूसरे ने कहा कि हम लोगों ने आपस में पैक्ट कर लिया है कि तुम्हारे घर आएंगे तो हम अपना कम नंबर बताएंगे, हमारे घर आओगे तो तुम कम बताना। ये वो ज़माना अब नहीं था जब पीटीएम हो रहा हो और मोबाइल पे सबके वो आ जा रहे हों, ठीक। ये भी एक डिजाइन है। तुलना तो समझ में आ गया होगा। यश के असमान वितरण का मतलब ये है कि घर में जो कमाने वाला व्यक्ति होता है ना, वो भी ये मान लेता है कि घर में सबसे महत्वपूर्ण हम ही हैं और बाकी घर वाले भी यही मान लेते हैं कि यही महत्वपूर्ण है। फिर जिन बाकी लोगों पर ध्यान नहीं जाता है ना, वो पूरे दिन भर ये सिद्ध करने में लगे रहते हैं कि हम भी महत्वपूर्ण हैं भाई। कहीं तो हमारा भी सुनो। हमने बहुत घरों में देखा, किसी के पति के लिए कहते हैं ये डायरेक्टर हैं, ऐसा हैं वैसा हैं, इतना पैसा कमाते हैं, कहेंगे दीजिए 2 बच्चों को तो आज तक पाल नहीं पाए हैं और डायरेक्टर हैं, ठीक। कहेंगे रहने दीजिए, 1 कप चाय बना के तो पी नहीं लेते हैं और समाज का कल्याण किए जा रहे हैं। मैं तो सुने हुए 20 उदाहरण दे सकता हूँ। समय नहीं है इसलिए मैं नहीं दे रहा हूँ। ये जो चौथी बात है ना, वह है हमारे अपने अलग अलग कुसंस्कार हैं, प्रवृत्तियाँ हैं जो उलझन का कारण बनती रहती हैं। हम अपनी कुप्रवृत्तियों के लिए तो जस्टिफिकेशन रखते हैं, दूसरे की कुप्रवृत्तियों को अभी ठीक हो जाए ऐसे डिजाइन से चलते हैं, जबकि ठीक करने का कोई उपाय भी नहीं आता है। कैसे ठीक करें? ठीक करने का मतलब हम मानते हैं एक लंबा उपदेश दे देना कि तुम कबाड़ हो, किसी काम के नहीं, नालायक हो, ठीक। कुछ मोटे मोटे कारण लिखे हैं ध्यान दिलाने की दृष्टि से। ठीक करने का उपाय तो पहले इतना बता चुके हैं, तो ये तो एग्ज़ाम हॉल प्रश्न है। जब जांचने का मन करे तो ये सब के आधार पर देखते रहिए कहाँ समस्या है। ठीक करने के उपायों पर तो पहले बात हो ही गई है, तो मैं आज असंग्रह के साथ ही अपनी बात को पूरा कर लेता हूँ। कल हम फर्स्ट हाफ में अभ्यास वैरागी की जो चर्चा हमको करनी थी वो हम करेंगे, जो भाव साधना की बात है उसको हम करेंगे, और उसके साथ अध्ययन अभ्यास करते हुए जब कोई कुसंस्कार हमारे अंदर उठ जाता है या बाधाएं आ जाती हैं, उन बाधाओं का निराकरण कैसे करें, इसको हम कल करेंगे। मैं कह रहा हूँ कि किसी जगह पर सदुपयोग और संबंध ये दोनों में विरोधाभास हो तो किसको वरीयता दें?
जैसे बच्चा किसी सुविधा का दुरुपयोग कर रहा है, उसके कारण बच्चे को डांटेंगे, मारेंगे, पीटेंगे, ठीक, या संबंध पूर्वक स्नेह के साथ धीरे धीरे उसको सदुपयोग की तरफ मोड़ेंगे। क्लियर हो गया? बढ़िया जी। अब सूचना के पहले हमारी तरफ से नमस्ते सभी को, प्रणाम। मैं कह रहा था कि वो मैंने थोड़ा परिचय तो दिया था कि जो अपने नागेंद्र विद्यार्थी जी भैया एक सेकेंड बस रिमाइंड कर दे रहा हूँ, 8 बजे आप लोग वापस यहाँ एनवीसी के लिए मिल रहे हैं। उसी ग्रुप को बना लें जो पहले से बना था, समय बच जाएगा थोड़ा। जिनके ग्रुप के कुछ लोग इधर उधर हो गए हों या नहीं हों, वो लोग मिल करके आपस में नया ग्रुप बना लें। थैंक यू।